वेलकम बैक गाइस। इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, री और प्रोडक्शन। री का मतलब होता है दोबारा और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाएगा तो उसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। जैसे मैं एग्जांपल लूं ह्यूमन बीइंग का, तो ह्यूमन बीइंग को ही पैदा करेगा। कोई डॉग है तो वो डॉग को ही पैदा करेगा, तो इसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। तो चलिए यहां से पढ़ते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही जिंदा रहता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है और जब उसकी नेचुरल डेथ होती है। इस बीच में जो टाइम होता है उसी को बोला जाता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। फिगर 1.1 में कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को दिखाया गया है। एग्जामिन द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन द फिगर 1.1। फिगर 1.1 में कुछ ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन को दिखाया गया है उसको हमें एक बार देखना है। एलिफेंट का लाइफ स्पैन होता है 60 ईयर्स। रोज का लाइफ स्पैन होता है 3 to 5 ईयर्स। डॉग का लाइफ स्पैन होता है 10 to 13 ईयर्स। बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है 1 to 2 वीक्स होता है। क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 15 ईयर्स। अगर मैं बात करूं बनाना ट्री की, तो बनाना ट्री का लाइफ स्पैन होता है 10 to 15 ईयर्स। अगर मैं बात करूं काऊ की, तो काऊ का लाइफ स्पैन होता है 18 to 22 ईयर्स। और पैरोट का लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स। इसके अलावा क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन होता है 60 ईयर्स। हॉर्स का लाइफ स्पैन होता है 25 to 30 ईयर्स। और फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 40 to 50 डेज। राइस प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 3 to 7 मंथ्स। टॉर्टोइस का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 100 to 150 ईयर्स। और बेनियान ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 200 ईयर्स। Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as few thousand years? तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो कुछ दिन का होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो 1000 साल से भी ज्यादा होता है। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो लाइफ स्पैन है वो इन्हीं दो एक्सट्रीम्स के बीच में आता है। मतलब कुछ दिन से लेके फ्यू थाउजेंड ईयर्स के बीच में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन आता है। यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट, येट देयर लाइफ स्पैन शो ए वाइड डिफरेंस। तो देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लूं क्रो और पैरट का, जो क्रो और पैरट होता है उनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। उनका साइज जो होता है लगभग एक जैसा ही होता है, पर जो उनका लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। जैसे बात करूं क्रो की, तो क्रो का लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर्स और पैरट का लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स। तो जो लाइफ स्पैन होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज ए मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू पीपल ट्री। अगर मैं बात करूं मैंगो ट्री और पीपल ट्री की, तो जो उनका साइज होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है, पर जो उनका लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू पीपल ट्री। तो जो मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन होता है वो होता है 300 ईयर्स और जो पीपल ट्री होता है उसका लाइफ स्पैन होता है 900 to 1500 years. Whatever with the lifespan, death of every individual organism is a certainty. देखिए, कई टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कुछ का साइज बहुत छोटा होता है, कुछ का साइज बहुत बड़ा होता है, कुछ की लाइफ स्पैन बहुत कम होती है और कुछ की लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होती है। पर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ना एक दिन मरना है। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। Why do we say there is no natural death in single cell organism? तो ऐसा क्यों बोला गया है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा, मैच्योर होगा और जब इसकी लाइफ स्पैन खत्म होने वाली होगी तो सिंपली ये डिवाइड हो जाएगा दो या दो से ज्यादा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे कोई भी नेचुरल डेथ नहीं हुई। हुआ क्या? एट द एंड ऑफ द लाइफ स्पैन,
जब इसकी लाइफ स्पैन खत्म होने वाली थी तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सिंपली 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है या 2 से ज्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी नेचुरल डेथ नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होती है। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plants and animal species have exist on Earth for several thousands of years? क्या आपने कभी सोचा है कि इतने डिफरेंट टाइप के प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो हैं वो अर्थ में इतने हजारों सालों से कैसे रह रहे हैं? There must be some process in living organism that ensure this continuity. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिस वजह से प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो है वो अर्थ में 1000 सालों से रह पा रही है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। तो हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिससे कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, और इसी वजह से हमारे अर्थ पे जो प्लांट और एनिमल की डिफरेंट स्पीसीज है वो हजारों सालों से रह पा रही है। Reproduction is defined as a biological process in which an organism give rise to young ones offspring similar to itself. तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है और उन्हें बोला जाता है ऑफस्प्रिंग्स। द ऑफस्प्रिंग्स ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। अब जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। Thus, there is a cycle of birth, growth and death. तो एक ये साइकिल चलती है जिसमें नया ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है, फिर ग्रो होता है और फिर डेड हो जाता है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन की वजह से ही कोई स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन अर्थ पे एग्जिस्ट कर पाती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं ह्यूमन बीइंग का, तो ह्यूमन बीइंग ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं, उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो नए लिविंग ऑर्गेनिज्म बने वो भी ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं, और वो भी फिर अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं। तो इसी वजह से रिप्रोडक्शन की वजह से ही ह्यूमन जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन अर्थ पे एग्जिस्ट कर पा रहा है। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो चैप्टर 5 में हमें पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशंस कैसे आती हैं और कैसे हम किसी कैरेक्टर को इनहेरिट कर पाते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हमें काफी ज्यादा डाइवर्सिटी दिखती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में क्या होता है, हमें कहीं पे प्लांट दिखता है, कहीं पे एनिमल दिखता है। एनिमल भी काफी छोटे होते हैं, काफी बड़े होते हैं। तो इसीलिए बायोलॉजिकल वर्ल्ड में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी दिखती है। एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है और डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म को अपनाते हैं कि वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे और ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेंगे। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट्स, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट्स रिप्रोड्यूस। तो किस तरीके से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा वो डिपेंड करता है उसका हैबिटेट पे, मतलब वो कहां पे रहता है, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है और बाकी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली 2 टाइप का होता है। वो डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है या 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. तो asexual reproduction क्या होता है, जिस रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग मतलब नया इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होता है वो सिंगल पेरेंट की मदद से प्रोड्यूस होता है, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और गैमेट फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को बोला जाता है asexual reproduction. When two parents opposite sex participate in the reproductive process and also involve the fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. तो sexual reproduction एक ऐसा reproduction होता है जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनका जो सेक्स होता है वो अपोजिट होता है। मतलब एक पेरेंट का जो सेक्स होगा वो होगा मेल, तो दूसरे पेरेंट का जो सेक्स होगा वो होगा फीमेल। तो मेल जो पेरेंट होगा उसके अंदर मेल गैमेट बनेगा और जो फीमेल पेरेंट होगा उसके अंदर
फीमेल गैमेट बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिलता है और नया इंडिविजुअल बनाता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल ही नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। As a result, the offsprings that are produced are not only identical to one another but are also exact copy of their parents. तो asexual reproduction में जो offspring प्रोड्यूस होते हैं वो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं, और जो offspring प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे के तो आइडेंटिकल होते ही हैं, साथ ही साथ अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। Are these offsprings likely to be genetically identical or different? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं क्या वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं या डिफरेंट होते हैं? तो इसका आंसर है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि उनका एक सिंगल पेरेंट होता है, इसलिए उनमें कोई वेरिएशन नहीं आती है। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। अगर दो इंडिविजुअल्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हैं, मॉर्फोलॉजी का मतलब है वो दिखता कैसा है, और जेनेटिकली का मतलब है कि उसके अंदर जो डीएनए है वो सेम है या नहीं है। तो अगर दो इंडिविजुअल्स जो दिखते एक जैसे हैं और उनके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो भी एक जैसा है, तो उन दोनों को बोला जाता है क्लोन। फिगर 1.2 में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स को दिखाया गया है। जैसे मैं बात करूं सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सेल डिवीजन की मदद से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे पहला मैं बात करूं बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होती है और उससे नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। इसमें होता क्या है, जैसे पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में एक जगह पे बहुत ज्यादा तेजी से सेल डिवीजन होने लगेगा, उस वजह से क्या होगा, एक बर्ड प्रोड्यूस होगी, फिर ये बर्ड पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी और एक नया इंडिविजुअल मतलब एक नया ईस्ट बना देगी। इसके बाद आता है बी, बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी का मतलब होता है दो और फिजन का मतलब होता है टूटना, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल दो में टूटता है तो उसको बोला जाता है बाइनरी फिजन। तो अमीबा जो होता है वो भी सिंपली दो इंडिविजुअल्स में टूट जाता है और जिन्हें बोला जाता है डॉटर सेल। तो अमीबा में होता है बाइनरी फिजन। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हमें देखना है डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली कॉमन होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी कॉमन होता है। एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ प्लांट और एनिमल्स जिनका बॉडी डिजाइन काफी सिंपल होता है उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स, अब प्रोटिस्ट क्या होते हैं, प्रोटिस्ट आर सिंगल सेल यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं सिंगल सेल यूकैरियोट्स और मोनेरा के अंदर आते हैं बैक्टीरिया। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। अब जो प्रोटिस्ट और मोनेरन्स होते हैं उनमें जो पेरेंट बॉडी होती है वो सिंपली दो में डिवाइड हो जाती है और नया इंडिविजुअल बना देती है। Thus, in these organisms, cell division is itself a mode of reproduction. तो जो मोनेरा और प्रोटिस्टा होते हैं उनमें जो पेरेंट बॉडी होती है वो सिंपली डिवाइड होती है और नए इंडिविजुअल्स को बनाती है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेल डिवीजन जो है वो एक तरीका है रिप्रोडक्शन का। Many single cell organisms reproduce by binary fission. ज्यादातर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन दो वर्ड से मिलकर बना है, बाइनरी और फिजन। बाइनरी का मतलब होता है टू और फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना। वेयर ए सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, जैसे कि ये सेल है ये डिवाइड होगा दो सेल में, तो जो दो नए सेल बने वो रैपिडली ग्रो होंगे और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जिन ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन होता है वो है अमीबा और पैरामीशियम। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल and small bud are produced that remain attached initially to the parent cell which eventually get separated and mature into new yeast organism. देखिए जैसे कि ये ईस्ट है, ईस्ट में क्या होगा कहीं पे बहुत ज्यादा रैपिडली सेल डिवाइड होंगे, तो रैपिडली सेल डिवाइड होने की वजह से यहाँ पे बड बन जाएगी, फिर ये बड धीरे धीरे बड़ी होगी और ये बड पेरेंट बॉडी से सेपरेट होके
एक नया ईस्ट बना देगी। इसी को बोला जाता है बडिंग। मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंगी एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब जो फंगी है, मतलब किंगडम फंगी जो है या सिंपल प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी, वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की मदद से, जो कि फिगर 1.3 में दिखाया गया है। फिगर ए में दिखाया गया है जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, फिगर बी में दिखाया गया है कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, फिगर सी में दिखाया गया है बर्ड्स इन हाइड्रा और डी में दिखाया गया है गैम्यूल्स इन स्पंज। तो ये कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर जूस्पोर्स। इनमें जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है वो है जूस्पोर्स दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। तो जूस्पोर्स ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं और मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब है ये मूव करते हैं। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया, बर्ड्स एंड गैम्यूल्स। तो जो बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो है कोनिडिया, बर्ड्स और गैम्यूल्स। इनमें जो सबसे कॉमन है वो है जूस्पोर्स। While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. Unambiguously का मतलब होता है clearly। तो जो एनिमल होते हैं या सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एसेक्सुअल जो टर्म होता है उसको क्लियरली यूज किया जाता है। इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज। अब जो प्लांट्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। In plants, the unit of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to new offspring. तो जो vegetative propagation होता है plants में वो runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb इनकी वजह से होता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या करते हैं, ये कैपेबल है, मतलब इनमें क्षमता है कि ये नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके और वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सके प्लांट्स में। These structures are called vegetative propagules. तो इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है vegetative propagules. Obviously, since the formation of these structures do not involve two parents, the process involved is asexual. तो जो vegetative propagation होता है उसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए vegetative propagation को बोला जाता है asexual reproduction. You must have heard about scourge of the water bodies और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। तो आपने सुना होगा टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ। तो टेरर ऑफ बंगाल एक एक्वेटिक प्लांट है जिसको बोला जाता है वाटर हाइसिंथ, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग wherever there is a standing water। तो टेरर ऑफ बंगाल जो है वो एक इन्वेसिव वीड है। इन्वेसिव मतलब ये बहुत तेजी से ग्रो करती है और वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट जो हमें नहीं चाहिए होता है। फाउंड ग्रोइंग व्हेनेवर देयर इज अ स्टैंडिंग वाटर। तो टेरर ऑफ बंगाल एक इन्वेसिव वीड है जो ऐसी जगह पे ग्रो करती है जहां पे पानी रुका हुआ होता है। इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू द डेथ ऑफ फिशेज। तो टेरर ऑफ बंगाल एक ऐसा प्लांट है जो स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है, मतलब रुके हुए पानी में ग्रो करता है, और जब ये ग्रो करता है तो वाटर से ये ऑक्सीजन को ले लेता है जिससे उस वाटर में रहने वाली जो मछलियां होती हैं वो मर जाती हैं। You will learn more about it in chapter 13 and 14. तो 13 और 14 चैप्टर में आपको इस टेरर ऑफ बंगाल के बारे में थोड़ा और पढ़ना है। You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and the shape of leaves. तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा जो टेरर ऑफ बंगाल है उसको इंडिया में इसलिए लाया गया था क्योंकि उसके जो फ्लावर्स थे वो काफी ब्यूटीफुल थे और उनकी जो लीव्स थी वो भी काफी ब्यूटीफुल थी। Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate, तो जो टेरर ऑफ बंगाल है वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है और फिनोमिनल रेट से रिप्रोड्यूस करता है, मतलब बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करता है। एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडीज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब थोड़े से ही टाइम में जो टेरर ऑफ बंगाल है वो वाटर बॉडीज के ऊपर फैल जाता है, मतलब वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ इट, और उससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? तो क्या आपको पता है कि पोटैटो, शुगरकेन, बनाना, जिंजर, डहलिया को कैसे ग्रो किया जाता है, मतलब कैसे इनकी खेती करी जाती है। Have you seen small plants
emerging from the buds called eye of the potato tuber from the rhizome of banana and ginger। तो क्या आपने कभी देखा है कि पोटैटो ट्यूबर या बनाना और जिंजर के राइजोम में एक छोटा सा प्लांट ग्रो हो रहा होता है। When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets in the plants listed above, you will notice that they are invariably arises from the nodes present in the modified stem of these plants। तो जो हमने एग्जांपल लिए प्लांट्स के, जैसे पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डेलिया, इनमें क्या होता है आपने देखा होगा, अगर आप केयरफुली देखें तो इनमें एक छोटा सा प्लांटलेट ग्रो करता है। प्लांटलेट क्या होता है? छोटा सा प्लांट, और ये ग्रो कहां करता है? नोड्स में। नोड्स प्रेजेंट होती है प्लांट की मॉडिफाइड स्टेम में, मतलब प्लांट की जो स्टेम है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, और उस स्टेम में प्रोड्यूस होता है नोड्स, और उस नोड से प्रोड्यूस होता है प्लांटलेट्स। प्लांटलेट जो होता है वो छोटा सा प्लांट होता है जो नोड्स में प्रोड्यूस होता है। When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants। अब देखिए हमने क्या बात करी थी, हमने बोला था जो प्लांट्स होते हैं उनमें मॉडिफाइड स्टेम होती है, और उस मॉडिफाइड स्टेम के अंदर नोड्स प्रेजेंट होती हैं, और उस नोड्स के अंदर प्लांटलेट्स प्रोड्यूस होता है। प्लांटलेट्स क्या होता है? छोटा सा प्लांट होता है। तो जब ये प्लांटलेट्स डैम्प सॉइल मतलब गीली सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं या वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो इन छोटे से प्लांट से जो नोड्स में प्रोड्यूस हो रहा है उसमें रूट्स बनना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे फिर ये जो प्लांटलेट्स है ये नया प्लांट बना देता है। Similarly, adventitious buds arises from the notch present at margin of leaves of bryophyllum। तो इसको समझने के लिए हमको ब्रायोफाइलम का डायग्राम देखना पड़ेगा। देखिए यह है ब्रायोफाइलम लीफ। ब्रायोफाइलम लीफ के कोनों पे मतलब मार्जिन पे एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं। ये एडवेंटिशियस बर्ड्स इस लीफ से अलग हो जाती हैं, और जब ये वाटर के कांटेक्ट में या गीली सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं तो ये ही एक नया प्लांट बना देती है। This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants। तो जो गार्डनर्स होते हैं या फार्मर्स होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से इन प्लांट्स को कमर्शियली ग्रो करते हैं। It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब जिनकी सिंपल बॉडी होती है, उनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि एग्जांपल है एल्गी और फंगी का, एंड दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सिंपल बॉडी डिजाइन होता है उनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर जब एडवर्स कंडीशन आ जाती है, मतलब कुछ ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, तो यही जो ऑर्गेनिज्म है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़ के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। तो ये ज्यादातर एनिमल्स होते हैं उनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।